नमस्कार मित्रों, परिजनों, आप सब लोगों का स्वागत है आज इस भावगंगा के 76वें अंक में। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने 75 अंक पूरे कर लिए हैं और 75वां अंक कल का सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर था। आज का अंक जनरल चर्चा पर, एक गज़ल के कुछ शेरों पर और आशुतोष मिश्रा जी की जो गज़ल कल सुनाई थी उसके क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पर, और मेरी एक 2 साल पहले जब मैं अमेरिका गया था, ढेरों यात्राएं पूरे अमेरिका में, एक छोर से दूसरे छोर खूब यात्राएं रहीं, तो वहाँ के अनुभव के आधार पर जो चीज़ें हुई वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले कल की जो चर्चा पर चर्चा हुई थी उसमें एक चीज़ सुभाष जी के बारे में, उसमें एक चीज़ जोड़ना है। हमने कल गलती से कह दिया था कि नवंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की टेरिटरी दे दी थी और उन्होंने वहाँ नवंबर 43 में जा कर के तिरंगा झंडा फहराया था। वो डेट में गलती हो गई थी। आज सुबह सुबह लालका साहब जो रिटायर्ड डीजीपी हैं उन्होंने मुझे करेक्ट किया और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 1943 को, 29 दिसंबर 1943 को ये प्रोग्राम हुआ था। तो मैं लालका साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भूल को सुधार किया और इतने केयरफुली लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। इस समय लालका साहब अमेरिका में रह रहे हैं और वो ही इज़ ए ग्रेट कनेक्टर। वो पूरे देश में या पूरी दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनको एक दूसरे से ढूंढने और जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के लिए वो शेर मेरा फिट बैठता है कि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। तो ऐसे हैं हमारे लालका साहब, और बड़े माइल्ड फैमिली से राइज करते करते फिर आईपीएस, फिर यूपी के डीजीपी, और अद्भुत सकारात्मक सोच वाले, और राजनीतिक दबाव में कभी नहीं आए, भले उसके लिए उनको सफ़र करना पड़ा। तो और सुभाष जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम भी बदला था। अंडमान का नाम उन्होंने शहीद रखा था, अंडमान द्वीप का नाम शहीद रखा था, और निकोबार जो द्वीप है उसका नाम स्वराज रखा था। निकोबार का नाम स्वराज और अंडमान का नाम शहीद। आज अब हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन द्वीपों का नाम बदल करके जो सुभाष जी ने रखा था, आज़ाद हिंद सरकार ने जो रखा था इसका नाम, वो रखा जाए। तो अंडमान और निकोबार द्वीप पहली टेरिटरी हैं आज़ाद हिंदुस्तान की जो सुभाष जी को मिली, जापानियों ने दिया और उसका नाम रखा गया शहीद और स्वराज। और वहीं आज़ाद हिंद सरकार की तत्वावधान में, उनके वर्चस्व में, उनकी टेरिटरी ये जब बनी तो तिरंगा झंडा लहराया गया। सबसे पहले तिरंगा झंडा कहाँ अगर लहराया गया ये कोई पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्वतंत्र भारत के रूप में आज़ाद हिंद सरकार के। अब कल जो गज़ल हम लोग सुन रहे थे, कल जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसमें
आशुतोष जी की जिस गज़ल पे चर्चा हो रही थी, तो यूं ही आज सुबह उस पर चर्चा होने लगी कि मर्ज ऐसा है हकीमों से कुछ नहीं होगा, मर्ज ऐसा है हकीमों से कुछ नहीं होगा, दोस्तों को मेरे बचपन के बुलाया जाए, दोस्तों को मेरे बचपन के बुलाया जाए। तो इस पर मैंने कहा था हाँ, बचपन के दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, उनसे बातचीत में बहुत सारे तकल्लुफ़ नहीं रहती और बेतकल्लफ़ी से और बहुत सारी चीज़ें कही सुनी जा सकती हैं, शेयर करी जा सकती हैं और तमाम तनाव घट जाते हैं। लेकिन कौन से बचपन के दोस्त जो बहुत छोटेपन के हों, जो बड़े होने पर जो दोस्त मिलते हैं इंटर या ग्रेजुएशन या उस आसपास के, तो उसमें तो मैं जब अपने अनुभव से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग इतने अंधभक्त हो जाते हैं, अंधविश्वास हो जाते हैं, विज्ञान पढ़ने के बाद भी अंधविश्वासी हो जाते हैं, तो उससे बड़ी तकलीफ़ होती है। विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा संभव है, कैसे झूठी खबरों पर, अफवाहों पर विश्वास करने लगते हैं, जबकि विज्ञान के विद्यार्थी रहे अवैज्ञानिक तत्वों पर कैसे विश्वास करने लगते हैं। तो वही मैंने कहा, इसमें सावधानी की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं महसूस करता हूँ कि पुराने दोस्त तो अच्छे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्संग, अच्छे लोग, सकारात्मक लोग, जो सबसे जुड़ाव महसूस करें, जिसकी संवेदना अनंत हो, सबसे जुड़े हों, चाहे पेड़ पौधे, वनस्पति या संपूर्ण धरती जिसका विस्तार हो, ऐसे लोग ज़्यादा सुकून देंगे बनस्पत, केवल इसलिए कि वो बचपन के दोस्त थे। तो आज जब आशुतोष जी से सुबह फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो उनके बचपन के दोस्त का मतलब वो है कि जो दर्जा 5 तक साथ में रहे हों, प्राइमरी तक, क्योंकि वही असली निष्कलुष दोस्ती है, निस्वार्थ दोस्ती है। और इसी चर्चा में, बातचीत में एक बहुत अच्छी बात आशुतोष जी ने कही, जिसकी वजह से इस गज़ल के शेर पे और चर्चा आज मैं करना चाहता था। आशुतोष जी ने कहा कि दरअसल अच्छी दोस्ती या अच्छा रिश्ता वही है जहां अगर कुछ मनमुटाव हुआ, अगर कुछ कहा सुनी हुई, तो उस कहा सुनी का दिमाग पे कोई या मेमोरी पे इम्प्रिंट ना पड़े, कोई निशान ना पड़े। कहा सुनी हुई और भूल गई, बात आई गई हो गई, वह दिमाग में या मेमोरी में स्टोर नहीं हुई। वह एज सबसे अच्छी एज है, और उस एज की मित्रता वाकई सराहनीय है या प्रणम्य है, या उसको हर कोई चाहेगा। वो वाकई हकीम की दवाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस एज की दोस्ती कि जो लड़ाइयाँ हुई, नोक झोंक हुई, कहा सुनी हुई, मनमुटाव हुआ, लेकिन वह थोड़े समय के लिए, उसके बाद दिमाग फिर क्लीन स्लेट, कहीं कोई इम्प्रिंट नहीं पड़ा। यह बचपन में होता है। इसीलिए बचपन की वह अवस्था 6, 7, 8, 9, 10 साल की, जहां और कोई लोभ, लालच, स्वार्थ कुछ नहीं है और मन पे कोई इम्प्रिंट भी नहीं पड़ता, वो शुद्धतम अवस्था, उस मित्रता की बात आशुतोष जी ने कहा कि उन्होंने की है। तो वह बिल्कुल सही है, प्रणम्य है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें हमारे दिल पर या मन पर किसी भी कहा सुनी या किसी भी नोक झोंक या किसी चीज़ का कोई निशान न रह जाए। ये निशान न रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर लियो टॉलस्टॉय की वो कहानी याद आती है, चिल्ड्रेन आर वाइजर देन एल्डर्स, चिल्ड्रेन आर वाइजर देन एल्डर्स, जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उसमें आपस में झगड़ा होने, कई परिवार के बच्चे रहे होंगे, आपस में झगड़ा होने लगता है, या 2 परिवार के रहे होंगे, और बच्चे तो झगड़ करके और फिर उसके बाद उनका झगड़े को उठा लिया परिवारों ने, और परिवार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और खूब लड़ाइयाँ की और क्या क्या नहीं किया, लेकिन बच्चों के मन पे कोई निशान नहीं पड़ा उनके झगड़े का,
और वो फिर थोड़ी देर बाद अपना फिर एक तालाब के किनारे खेलते हुए दिखे लोगों को। अब लोगों को शर्म आ रही है कि हम जिन बच्चों के झगड़े की वजह से उसको अपने दिमाग पे इतना ले लिया और मन पे इतना ले लिया और लड़ाइयाँ शुरू कर दी, वह तो खेल रहे हैं चुपचाप किनारे फिर साथ साथ, और उनके दिमाग पे कोई असर नहीं, कोई निशान नहीं। तो ये निशान का न बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये निशान का न बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। निशान ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं बाद में। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे मेमोरी को, हमारे दिमाग को फ्लावर पॉट रहना होना चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए। उसमें तमाम सारी मेमोरीज़ की, इररेलेवेंट मेमोरीज़ की वो कूड़ादान नहीं होना चाहिए, वह सुगंधित फ्लावर पॉट की तरह रहना चाहिए और उसमें कोई इस तरह के निशान नहीं रहने चाहिए। और ये कहानी भी टॉलस्टॉय की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस बात को बताती है। कहानी का शीर्षक है चिल्ड्रन आर वाइजर देन एल्डर्स, लियो टॉलस्टॉय की। लेकिन इसी बात पर सुबह जब चर्चा और हुई तो ये और बात उभरी कि जितने भी बंटवारे हैं इस धरती पर सब निशान हैं किसके? कोई बहुत अच्छी बातों के निशान नहीं है, ज़्यादातर निशान है किन्हीं न किन्हीं लड़ाइयों के, दो व्यक्तियों। क्योंकि राजा अगर हैं तो राजा कौन है? दो व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ की वजह से, अपने सत्ता लिप्सा की वजह से एक क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन दो राजाओं की स्वार्थ लिप्साओं की लड़ाइयों के निशान हैं। जितने भी बाउंड्रीज हैं सब निशान हैं, या तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, अदरवाइज जितनी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं लैंड पे वो किन्हीं न किन्हीं लड़ाइयों के अवशेष हैं, निशान हैं। और जब धरती उस स्टेज पे जाएगी कि जहां लोग उन बच्चों की तरह शुद्ध मन वाले, निश्चल मन वाले, सबसे जुड़ाव वाले हो जाएंगे तो ये लड़ाइयों के निशान मिट जाएंगे, फिर धरती एक हो जाएगी। धरती एक होने में सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ है तो यही निशान है जो किन्हीं न किन्हीं लड़ाइयों के हैं। तो वो बचपन के दिन जो वाकई याद करके खुशी होती है उस निश्चलता को, वैसे दोस्त, उस समय के दोस्त और उस समय की मन स्थिति, उन्हीं दोनों की ज़रूरत है इस धरती को अब, कि ताकि पूरे धरती पर एक व्यवस्था हो, लड़ाइयाँ ख़त्म हो, विश्व युद्ध ख़त्म हो, उस तरफ हमको जाना होगा। और सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहे थे और गांधी और सुभाष के प्रति कितना प्रेम था इस पर भी चर्चा हुई। बहुत लोगों ने आज फिर अपनी प्रतिक्रिया में इन दोनों के संघर्षों की बिला वजह बात रखी कि इन दोनों तय हो जाना चाहिए कि कौन बड़ा है, किसकी क्या भूमिका रही है। हमने कहा कि तय करके क्या करेंगे, आज की जो समस्याएं हैं उसको हल करें और ये मन में ये तय कर लें कि दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों पूजनीय हैं और दोनों का हम इज्जत करते हैं, बस ये इसी को तय कर लें। जो आज़ाद हिंद फौज थी, INA, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी आज़ाद हिंद सरकार की, 4 जो उसकी ब्रिगेड्स थी, उन ब्रिगेड्स का नाम जानते हैं क्या क्या था? गांधी ब्रिगेड। जो पहली ब्रिगेड थी उसका नाम था गांधी ब्रिगेड, दूसरा था आज़ाद ब्रिगेड और तीसरा था नेहरू ब्रिगेड। जो 3 ब्रिगेड थे उसका पहले का नाम गांधी ब्रिगेड, दूसरे का नाम आज़ाद ब्रिगेड और तीसरे का नाम नेहरू ब्रिगेड। और चौथा ब्रिगेड जब बनाया गया तो उसका नाम सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड रखा गया। तो उन्होंने अपने सेना के ब्रिगेड्स का नाम इन लीडर्स पर के नाम पर रखा जो उनको प्रिय थे, जिनका वो तारीफ करते थे, जिनको एडमायर करते थे, जिनके ऊपर वो नशावर थे। तो यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह जानने की ज़रूरत है कि कितना
आत्मीय रिश्ता था गांधी और सुभाष में। भले आज उसके आधार पर बंटवारा करने की कोशिश की जा रही हो, तो हमको इन सब बंटवारा करने की कोशिशों से सावधान रहना है। और जैसा मैंने कहा कि 2 साल पहले अमेरिका में था, पूरे अमेरिका में खूब इधर से उधर घूमा, तो उस अनुभव, उस समय एक घटना हुई, बड़ी मामूली सी घटना है, लेकिन उसका कंक्लूजन कितना विचित्र है वह आपके सामने रखते हैं। उसको एक छोटी सी कथा, लघु कथा के रूप में फिर मैंने वहीं लिखा था। फिर कभी नहीं मिलोगे, शीर्षक है फिर कभी नहीं मिलोगे। बड़ी छोटी सी लघु कथा और बड़ी छोटी सी इवेंट। एक ही जैसी 2 घटनाएं होती हैं 2 प्लेन्स पर। कई बार प्लेन्स मतलब हवाई जहाजों पे, कई बार तमाम विरोधी परिस्थितियों में भी प्रश्नों के उत्तर आश्चर्यजनक और चमत्कारिक रूप से एक ही मिल जाते हैं। कई बार तमाम विरोधी परिस्थितियों में भी प्रश्नों के उत्तर आश्चर्यजनक रूप से और चमत्कारिक रूप से एक ही मिल जाते हैं। एक बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में यहाँ से अमेरिका जाते समय, और फिर एक दूसरे वहीं अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह जाते समय, एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय लंबे समय की उड़ान में जहाज में एक व्यक्ति मिले जो मेरे बगल में बैठे थे। वो मुझसे खूब बातें कर रहे थे, खूब सवाल खूब जवाब भी कर रहे थे। मैंने अंत में उनसे पूछ ही लिया, आप इतनी सारी बातें इतने इंटरेस्ट से मुझसे कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, मैं जानता हूं कि आज के बाद आप फिर कभी नहीं मिलेंगे, या मैं जानता हूं कि आज के बाद आप फिर कभी नहीं मिलोगे। उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा। मैंने उनसे पूछा कि इतनी हम लोगों से बातचीत और इतनी दिलचस्पी से इतने प्रश्न, इतनी जानकारियां और इतने तरह तरह के जो चर्चा आप कर रहे थे, तो इसकी कोई खास वजह? तो उनका बड़े भोलेपन से उत्तर था कि मैं जानता था कि आज के बाद आप फिर कभी नहीं मिलोगे। इंग्लिश में था बातचीत, लेकिन और फिर एक बार फिर इसी तरह के, वहाँ अमेरिका में भी जो 6-7 घंटे की उड़ानें हैं ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट, वो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तरह ही समझ लीजिए। उसमें एक साहब मिले और जो पूरी फ्लाइट अगर मैं कुछ पूछूं भी तो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, एकदम चुपचाप। तो और फिर इसी तरह एक लंबी उड़ान में बगल में बैठे एक दूसरे व्यक्ति मिले जो पूरी फ्लाइट एकदम चुपचाप रहे, मेरे पूछने पे भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने एक आध बार औपचारिकता बस कुछ बातें करने की कोशिश की, तो भी बड़े मन से मोनो वर्ड्स या एक आध शब्दों, मोनोसिलेबल्स में उत्तर देकर टाल दिया। अंत में उनसे मैंने पूछा कि आप इतने चुप क्यों हैं, कुछ बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते, कोई बात क्यों नहीं करते? तो वो भी बड़ी मासूमियत से बोले, मैं जानता हूं कि आज के बाद आपसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, मैं जानता हूं कि आज के बाद आपसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए वो बातचीत नहीं करना चाहते। और पहला जो व्यक्ति है वो ये जानता है कि आज के बाद फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए खूब बात करना चाहता है। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? इस तरह घटनाएं भी होती हैं। घटना एक ही है कि यह संभावना कि आज के बाद कभी मुलाकात नहीं होगी। इसमें एक व्यक्ति है जो खूब बात करता है और एक व्यक्ति है जो एकदम चुप रहता है। ये दोनों मानसिकता के बारे में आप सोचिए कि ये क्या है। तो ये भी होता है। और एक छोटी सी अमेरिका की कई जगहों में ये मैंने महसूस किया, कई लोगों या कई लोगों से मिला, व्यक्तियों से मिला, या कई जगहों पे प्रोग्राम्स में गया, या कई जगह मेरे लेक्चर्स हुए, तो वहाँ पर एक अनुभव हुआ। मेरा विजिटिंग कार्ड, छोटी सी कविता, मेरा विजिटिंग कार्ड। धरती और ब्रह्मांड में यह आप सब के लिए है, और आप सबकी महत्ता को, आप सबकी
शक्ति को निरूपित करता हुआ, डिपिक्ट करता हुआ यह कविता है छोटी सी। धरती और ब्रह्मांड में तमाम ऐसी जगहें मिली, धरती और ब्रह्मांड में तमाम ऐसी जगहें मिली जहां सरकारों की करेंसी और नोटों से अधिक, जहां सरकारों की करेंसी और नोटों से अधिक मेरे विजिटिंग कार्ड का महत्व और कीमत है, जहां मेरे विजिटिंग कार्ड का अधिक महत्व और कीमत है। मैं इंडियन करेंसी किसी को देता तो शायद वो प्रभावित नहीं होता, खुशी नहीं होती उसको, जितना उसको मेरे विजिटिंग कार्ड से खुशी हुई, फोन नंबर से खुशी हुई, या संपर्क बना रहने की संभावना से खुशी हुई। तो मेरा विजिटिंग कार्ड धरती और ब्रह्मांड में तमाम ऐसी जगहें मिली जहां सरकारों की करेंसी और नोटों से अधिक, जहां सरकारों की करेंसी और नोटों से अधिक मेरे विजिटिंग कार्ड का महत्व एवं कीमत। इसी तरह से आप भी इसको महसूस कर सकते हैं, जहां एकदम अनजान जगह में देश काल इन सब से चले जाइए और देखिए कि वहाँ नेशनल करेंसीज नहीं, आपकी इंडिविजुअलिटी ज़्यादा महत्व रखती है। तो यह सब कल के प्रोग्राम और इसके अनुभव से जुड़ी हुई बातें हैं। और अब इसके बाद एक गज़ल के कुछ शेर सुनाकर आज की अपनी ये चर्चा भी करीब 30-35 मिनट में ही समाप्त करनी है, क्योंकि आगे के कई और प्रोग्राम हैं। शाम के समय में प्रोग्राम करने में यही दिक्कत रहती है कि कई प्रोग्राम रहते हैं। सुबह के समय फ्री रहते हैं, लेकिन मौसम ऐसा नहीं अलाउ कर रहा है सुबह किया जाए प्रोग्राम। तो इस गज़ल के कुछ शेर आपके सामने रखते हैं। दरवाजे बंद कर इंतजार करते हैं, रूह की न सुनकर शब्दों के वार करते हैं। दरवाजे बंद कर इंतजार करते हैं, रूह की न सुनकर शब्दों के वार करते हैं। दरवाजे बंद कर, दिमाग के दरवाजों की तरफ ज़्यादा इशारा है कि हम तमाम सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का होने का इंतज़ार तो करते हैं, उम्मीद तो करते हैं, कल्पना तो करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद रखते हैं मन के, बुद्धि के। जब तक हम वो खुलापन नहीं लाएंगे तब तक फिर वो आनंद का झरना बहेगा नहीं, वो नल बंद ही रहेगा। तो इसलिए हमको अपने मन मस्तिष्क को खोलना होगा, खुले आँखों से, खुले मन से जीना होगा। उसी की तरफ इशारा है कि दरवाजे बंद कर इंतज़ार करते हैं, रूह की न सुनकर शब्दों के वार करते हैं। अगर हम अपनी आत्मा की जो सुनेंगे तो वो सबसे जुड़ी हुई है, संपूर्ण ब्रह्मांड की एक तरह से वो कनेक्टर है आपकी आत्मा। अगर हम उसकी सुनने लगेंगे तो फिर हम प्रतिक्रियाओं में नहीं, क्रियाओं में जीने लगेंगे। फिर हम वार तो तभी होता है, प्रतिक्रिया तो तभी होती है जब हम समझते नहीं। वही सबको समझ लेना मतलब सबको माफ़ कर देना। अगर हम आत्मिक लेवल पे रूह की सुनने लगेंगे तो फिर हम सबको माफ़ कर देंगे और जो उचित होगा वही करेंगे। फिर हम बदला लेने की भावना के लिए नहीं, हाँ सुधार के लिए, अगर कोई गलत कर रहा है हम अपनी आत्मरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन बदला लेने के लिए नहीं करेंगे। तो दरवाजे बंद कर इंतजार, उससे बहुत सारी एनर्जी बचेगी, बहुत सारे संसाधन बचेंगे और हमें बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दरवाजे बंद कर इंतज़ार करते हैं, रूह की न सुनकर शब्दों के वार करते हैं। यथार्थ को जानने को नहीं तैयार, यथार्थ को जानने को नहीं तैयार, प्रतिक्रियाएं कल्पनाओं के अनुसार करते हैं। यथार्थ को, रियलिटी को समझने को तैयार नहीं है, सत्य को जानने को तैयार नहीं है। यथार्थ को जानने को नहीं तैयार और प्रतिक्रियाएं कल्पनाओं के अनुसार करते हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार प्रतिक्रियाएं करते हैं। किसी के कामों के हिसाब से हम उसका आकलन नहीं करते, लेकिन वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो खरा उतरा कि नहीं, इसके हिसाब से हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। अनेक ऐसे
एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि यथार्थ को जानने को नहीं तैयार, रियलिटी को जानने को नहीं तैयार, और प्रतिक्रियाएं कल्पनाओं के अनुसार करते हैं। अच्छाई बुराई हर जगह है बराबर, अच्छाई बुराई हर जगह है बराबर, क्यों लोग पूर्वाग्रहों पर एतबार करते हैं। अच्छाई बुराई हर जगह है बराबर, क्यों लोग पूर्वाग्रहों पर एतबार करते हैं। प्रकृति में, धरती पर अच्छाई बुराई का भी संतुलन रहता है। कहीं अच्छाई अगर अधिक है तो कहीं बुराई अधिक है, लेकिन संतुलन जरूर रहेगा। तो वह उस संतुलन को अगर आप ध्यान में रखें कि अगर कहीं बुराई दिख रही तो कहीं अच्छाई भी होगी, और कहीं अच्छाई दिख रही है तो हो सकता है बुराई भी दिखे। तो उस दोनों के संतुलन को समझना है। और क्यों लोग पूर्वाग्रहों पर एतबार करते हैं, फिर अंधविश्वासों पर क्यों एतबार करते हैं। अंधविश्वासों से दूर रहने की जरूरत है। और हम अंधविश्वासों पर तभी विश्वास करते हैं जब या तो अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, अपने आंखों पर नहीं विश्वास करते हैं, या संतुलन पर, हार्मोनी पर विश्वास नहीं करते हैं। हौसलों के पंखों से सभी लोग मन की ऊंची दीवारों को पार करते हैं। हौसलों से ही उड़ान होती है। मन की चाहे जितनी ऊंची दीवार हो, मन की दीवार, कहीं ना कहीं रुकावट आती है संबंधों में, एक दूसरे को समझने में, पहचानने में, एक दूसरे तक पहुंचने में। लेकिन उस मन की दीवार को भी हौसलों से पार किया जा सकता है, हौसलों से उड़ान हो सकती है, उस दीवार को भी हम पार कर सकते हैं। हौसलों के पंखों से सभी लोग मन की ऊंची दीवारों को पार करते हैं। और इस चीज को एक्सटेंडेड बॉडी वाले फिलॉसफी को हम कई बार समझा चुके हैं। दर्द से हम ब्रह्माष्टमी तक की कविता कई बार सुना चुके हैं इस प्रोग्राम में भी। उसी को 2 लाइनों में कहने की कोशिश की गई है कि हम तो सबके दर्द को महसूस कर, हम तो सबके दर्द को महसूस कर अपने शरीर का विस्तार करते हैं। हम तो सबके दर्द को महसूस कर अपने शरीर का विस्तार करते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी। प्यार करते हैं सभी व्यक्तियों को, प्यार करते हैं सभी व्यक्तियों को, गलत प्रवृत्तियों पर प्रहार करते हैं। वही जो गांधी जी की बात कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से भी, क्योंकि मनुष्य है ईश्वर का बनाया हुआ, तो वह सुधर जाए, वह फिर नॉर्मल हो जाए, उसकी स्थिति बदल जाए, इस संभावना से काम करते हैं। तो प्यार करते हैं सभी व्यक्तियों को, गलत प्रवृत्तियों पर प्रहार करते हैं, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये शेर आपको अच्छा लगेगा कि कभी पेड़ों से भी लिपट कर देखो, कभी पेड़ों से भी लिपट कर देखो, कभी पेड़ों से भी लिपट कर देखो, वे कैसे कैसे दुलार करते हैं। कभी पेड़ों से लिपट कर देखो, वे कैसे कैसे दुलार करते हैं। इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद महसूस करके देखिए। अगली बार कभी किसी पेड़ के पास जाइए, उसे थोड़ी देर के लिए लिपटिए और फिर देखिए क्या क्या एहसास होते हैं। कभी कभी पेड़ों से भी लिपट कर देखो, वे कैसे कैसे दुलार करते हैं। और मैंने आज तक अपने किसी किताब का कोई लोकार्पण समारोह और कोई विमोचन समारोह ये सब कुछ नहीं कराया। किताबों पर चर्चाएं ज़रूर हुई हैं, अगर किसी ने ऑर्गेनाइज किया, कई लोगों ने किताबें पढ़ी तो उस पर चर्चा हुई, वो बात दूसरी है। लेकिन कोई फीता काटे आकर के, ये मुझे गवारा नहीं है। मेरी किताब छपी, जिसके हाथ में गई, जिसने पढ़ना शुरू किया, वही एक टुकड़ा लोकार्पण हमारी किताब का या विमोचन कर रहा है। किसी आदमी से आकर के फीता कटवाना, ये मुझे समझ में नहीं आता। जब आप ध्यान से ये संग्रह पढ़ते हैं, जब आप ध्यान से इन संग्रहों को पढ़ते हैं, इसका एक टुकड़ा लोकार्पण संस्कार करते हैं, आप ही करते हैं। इसका एक टुकड़ा लोकार्पण संस्कार तो आप ही कर रहे होते हैं। कभी आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करते हैं, कभी आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करते हैं,
और कभी आविष्कार करके जरूरत का निर्माण व प्रचार करते हैं, और कभी आविष्कार करके जरूरत का निर्माण व प्रचार करते हैं। आजकल यही ज़्यादा हो रहा है, और विज्ञापन इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस गलत सिस्टम को। हथियार बना लिया तो उसको बेचना है, इसलिए लड़ाइयाँ करानी है। हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया, अब उसका प्रचार करना है, गलत प्रचार करके लोगों को खरीदवाना है और उसी में उलझाना है। तो कभी आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करते हैं, और फैशन करा करके तमाम सारे पिछले साल के सारे कपड़ों को अब ख़त्म करवा करके नए नए कपड़े बनवाने के लिए नया नया वो, तो इसीलिए इसी तरह खाने के मामले में वो फ़ायदेमंद हो या नहीं चीज़, लेकिन इतना ज़्यादा प्रचार करेंगे कि सोचेगा बच्चे लोग ख़ास तौर से कि अब इसको मंगा करके खाया ही जाए। तो कभी आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करते हैं, और कभी आविष्कार करके ज़रूरत का निर्माण व प्रचार करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने बार बार कहा है कि कभी अंधेरा रोशनी से नहीं लड़ता, अंधेरे से रोशनी की कोई दुश्मनी नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कभी किसी अंधेरे और रोशनी में लड़ाई हुई या अंधेरे ने रोशनी को हरा दिया। बल्कि मुझे तो लगता है कि अंधेरा इंतजार करता रहता है कि रोशनी आए और उसके दिल में अपनी जगह बनाए। बल्कि रोशनी ही रोशनी से लड़ता है। और इंटरफेरेंस अगर आप फिजिक्स का पढ़ें तो उसमें दो लाइट सोर्सेज जो एक स्लिट से पास होती हैं, वो जब किसी पर्दे पे पड़ती हैं तो कहीं रोशनियां आपस में टकरा करके निगेट करके वहाँ काली धारियाँ बना देती हैं, और कहीं जोड़ करके सफ़ेद धारियाँ बना देती हैं। तो वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट वो दिखाती है कि रोशनी रोशनी से टकराती है, अंधेरा अंधेरे से नहीं टकराता। ना अंधेरा अंधेरे से टकराता है, ना अंधेरा रोशनी से टकराता है। अंधेरा किसी से नहीं टकराता। कब अंधेरा अंधेरे से न लड़ता है न ही सहयोग करता। अंधेरा अंधेरे से न तो लड़ता ही है न सहयोग करता। प्रकाश ही प्रकाश का कभी सहयोग और कभी संहार करता है। प्रकाश ही प्रकाश का कभी सहयोग तो कभी संहार करता है। इंटरफेरेंस के फेनोमेना आप फिजिक्स में पढ़िए तो आप इसको बड़ा आनंद आएगा। बड़ी शक्ति के ठीक विरोध में खड़े होने में हम तो मिट जाते हैं। वो मेरी थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो है उसको इस दो लाइन में कहने की कोशिश की गई है कि बड़ी शक्ति के ठीक विरोध में खड़े होने से हम तो मिट जाते हैं। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एडिशन, एक दिन मैंने इस पे और चर्चा किया था, उसी की तरफ इशारा करते हुए, क्योंकि आप में से अधिकांश ने सुना होगा कि बड़ी शक्ति, अगर कोई बड़ी शक्ति है गलत दिशा में जा रही है और हम इसको ठीक करना चाहते हैं और उसके अपोजिट कोई फोर्स लगा देते हैं तो हम मिट जाते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसी दिशा में रहता है। सफल होते हैं जब हम लंबवत, इस दिशा में नहीं, उसके लंबवत छोटे छोटे मतलब लगातार फोर्सेस लगाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो लंबवत होने में अगर कितनी भी बड़ी फोर्स हो और लंबवत छोटा भी बल लगाया जाए तो जो रिजल्टेंट होता है फिर पुराने वाली दिशा में नहीं होता, नेगेटिव फोर्स के एक नई दिशा जो थोड़ी तिरछी हो जाती है, जिस दिशा में भले कितना छोटा फोर्स लगाया गया हो परपेंडिकुलर लंबवत, तो उस दिशा में थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। और यही अगर आप लगातार रोज बरोज अपने जीवन भर लगाते रहिए तो जरूर फिर उलट जाएगा, वो नेगेटिव ट्रेंड बदल जाएगा। ऐसे ही क्रांतियां होती हैं, ऐसे ही अनुशासित इनकलाब होता है। तो बड़ी शक्ति के ठीक विरोध में खड़े होने पे तो हम मिट जाते हैं। सफल होते हैं जब हम लंबवत छोटी छोटी कोशिशें लगातार करते हैं। इसमें लगातार का बहुत महत्व है। कॉन्टिन्यूअस, एक बार कोशिश की, हल्का सा उठा, दूसरी बार फिर, और ऐसे ऐसे करता 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 फिर वो पलट जाता है, स्थितियां पलट जाती हैं। बड़ी शक्ति के ठीक विरोध में खड़े होते हैं हम तो मिट जाते हैं। सफल होते हैं जब लंबवत परपेंडिकुलर छोटी छोटी कोशिशें लगातार करते हैं। और अब अंतिम शेर ये सुना करके आज की ये हम लोगों की भावगंगा यहीं समाप्त होगी। जीवन तथा अध्यात्म में हर तरफ सुव्यवस्थाएं लाने के लिए, जीवन तथा अध्यात्म में
हर तरफ सुव्यवस्थाएं लाने के लिए। जीवन और अध्यात्म दो नहीं है, एक ही है। और इसमें सब सुव्यवस्था लाने के लिए सफल वही है जो बदलाव के पहले सार्थक विकल्प तैयार करते हैं। पहले विकल्प तैयार हो या विकल्प विजुलाइज हो, उसके बाद ही तब पुराने को मिटाया जाए। जो पुराने को तोड़ देते हैं और सार्थक विकल्प नहीं देते, वो बहुत तकलीफ देते हैं। कहीं भी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र भी यही है कि हमेशा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करो। अगर बिना अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए हुए आप किसी चीज को विड्रॉ कर लेंगे तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा देर सबेर। कोई भी सिस्टम लॉन्ग टर्म तभी चलेगा जब पहले अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद चीज़ों को रिमूव किया जाएगा। विकल्प रहना चाहिए। इवन जो इन्वेंट्री कंट्रोल, चाहे घर के राशन के संबंध में हो, चाहे फैक्ट्रीज की इन्वेंट्रीज के हो, अगर कोई चीज़ खत्म होने वाली है तो विकल्प पहले रख लीजिए। जब तक हम सरप्लस विकल्प नहीं रखेंगे तब तक अगर चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो एकाएक संकट में आ जाएंगे। तो विकल्पहीनता सबसे बड़ा संकट है मैनेजमेंट में, जीवन में, अध्यात्म में, हर जगह। जीवन तथा अध्यात्म में हर तरफ सुव्यवस्थाएं लाने के लिए सफल वही है जो बदलाव के पहले सार्थक विकल्प तैयार करते हैं। पूरी विकल्प की रूपरेखा होनी चाहिए। जहाँ विकल्प की रूपरेखा नहीं हुई वहाँ पर सार्थक बदलाव फिर नहीं हो पाता। कितनी बड़ी क्रांति कर ली जाए, क्रांति को अंतिम कगार पर आप ले जाएं, लेकिन वह फेल हो जाएगी अगर आपने विकल्प के बारे में नहीं सोचा है, एक ऑल्टरनेटिव सक्सेसफुल मॉडल नहीं बनाया है। और इसीलिए अगर हम लोग कहती है जो वर्तमान धर्म का घमंजा है, इससे ऊपर जब जाने की बात करते हैं तो ऑल्टरनेटिव है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और उसके हम एक जीवंत अंग हैं। और यह जो एक अंग शरीर से जो संबंध बनाता है वही धर्म है उसका, और वही हमारा और संपूर्णता से है, एग्जिस्टेंस से है। तो वह विकल्पहीनता सबसे खतरा है। इस पे मुझे एक राहुल सांकृत्यायन का किस्सा याद आ गया। राहुल सांकृत्यायन का नाम आप सब ने सुना होगा, महापंडित भी उनको कहते हैं। बहुत विद्वान और बौद्ध दर्शन पे बहुत काम किया। उनको बौद्ध धर्म में बहुत ऊंचा स्थान कहा जाता है, महाबोधि। तो एक किस्सा उन्होंने अपने किताबों में लिखा है, वो सुना करके आज की भावगंगा यहीं समाप्त करते हैं। अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने पर याद आ गया, वो कम्युनिस्ट भी हो गए थे, बौद्ध भी थे, और तिब्बत से तमाम सारे बहुत पुराने ग्रंथ भी वो लाए थे, बुद्धिज्म के और तमाम ग्रंथों के, संस्कृत के, पाली के। वो बनारस आए और अपने पुराने मित्र से, जब पुराने मित्र से ही चर्चा शुरू हुई थी आशुतोष जी की बात से, और पुराने मित्र पे ख़त्म हो रही है, वो दर्जा 4-5 वगैरह के दरमियान वो दोनों लोग उस समय साथ पड़े हुए थे। और वो उनको पता चला कि वो बीमार हैं, उनसे मिलने के लिए गए। दोनों की अवस्था काफ़ी थी। ये उनसे मिलने गए, बहुत देर तक दोनों ने बातचीत किया हुआ। इन्होंने कहा कि जो भी उनका नाम, क्या हाल चाल है, तो उन्होंने कहा भैया राम जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। उन्होंने कहा भैया सब भगवान की कृपा है। तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा, आज के ज़माने में आप कह रहे हैं कि भगवान की कृपा? भगवान तो मर गया, गॉड इज डेड। अब वो जो नया पढ़ करके आए थे का कह रहा, उस हिसाब से वो बोले कि आप भगवान जी की कृपा कह रहे हैं, भगवान तो मर गए, गॉड इज डेड। अब वो बेचारे भर भर रोने लगे, और ये चुप कराएं, उनकी हिचकी न बंद हो, वो रोए जाएं। और ये उनको चुप कराने के बहुत देर तक, बस थोड़ी देर के लिए मिलने गए होंगे, घंटे 2 घंटे, उनको चुप कराने में ही इनका। तो उन्होंने कहा भैया जिसके सहारे हम इतना जीवन काट आए,
और थोड़ा सा जो समय बच्चा है बीमारी में, पता नहीं कितने दिन जिएंगे कितना दिन नहीं जिएंगे, और उसमें आप अब हमको कह रहे हैं कि हमारा जो सहारा है उसको भी तोड़े दे रहे हैं। हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है तो मैं रह के क्या करूंगा जिसके सहारे मैं हूं। मझधार में आप जो आखिरी सहारा हो वो भी तोड़ देना चाहते हैं। तो बहुत ही दुखी हुए वो। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, ये बात मुझे पहले किसी ने नहीं बताई। अब तक तो मैं बड़े सुकून से जिंदा था। ये कह करके आपने मेरी तकलीफ को, वैसे ही मैं बीमार हूँ, ये कह करके मेरी बीमारी को कितने गुना बढ़ा दिया। जो बीमारी दूर होने की, जिस शक्ति की जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। तो किसी तरह से उनको चुपवा करके बेचारे वापस आए। लेकिन उन्होंने अपने आत्मकथा में या कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा था, इन्हीं के शब्दों में पढ़ा था, इन्होंने कहा था मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। वह जिस शक्ति के या जिस सहारे पे जिंदा था हमारा दोस्त या जी रहा था, उस सहारे को हटा लेना बिना विकल्प दिए, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पहले हम उससे जो है विकल्प, उससे बेहतर विकल्प, जो उसे लगे कि उससे बेहतर विकल्प है, वो अगर मैं दे पाता, उसके बाद हटाता, तब तो समझ में आता था। लेकिन एकाएक उससे उसका विकल्प छीनने की कोशिश, उससे उसका जो सहारा है वो छीनने की कोशिश बिना विकल्प के, वह तो उचित नहीं है। तो इस तरह से आज की ये भावगंगा यहीं पर समाप्त होती है और हम लोग कल फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल मौसम अच्छा रहेगा। आज तो फिर वही वैसे ही दिन भर धूप नहीं हुई। धूप के कुछ सूरज कभी कभी दिखा ज़रूर, लेकिन धूप नहीं हुई। और जिस तरह से आप इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत शक्ति की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो शुभ रात्रि और आपका दिन अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।